Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 8 जुलाई 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पैंगोंग लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द जीका वायरस। दोस्तों कई बार मैंने आपको जीका वायरस के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो जीका वायरस वाला जो ये बीमारी है, इसको फैलाने के पीछे कौन से प्रजाति का जो मच्छर है वो मेन रिस्पॉन्सिबल है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए एनोफिलिस, या ऑप्शन नंबर बी क्यूलेक्स, या ऑप्शन नंबर सी एडिस, या ऑप्शन नंबर डी मानसोनिया। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों बड़े टाइम बाद चंद्रयान 3 वापस से चर्चाओं में आ चुका है। लास्ट ईयर अगस्त के महीने में आपको पता होगा चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया पहला देश बनकर आया। तो चंद्रयान 3 में हमारा एक इम्पॉर्टेंट लैंडर था और साथ ही साथ एक रोवर जिसको नाम दिया गया था प्रज्ञान। तो आपने जैसा कि देखा था एक लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा और उसमें से यहाँ पर एक रोवर निकल कर आया, और जो ये रोवर है ये चांद पर थोड़े समय तक घूमता रहा। और दोस्तों घूमने के साथ साथ काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट किया गया है, और उस डेटा के बेसिस पर आज जो है हमारे पास में कुछ नई इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं। अभी तक तो बड़े सारे आर्टिकल्स हमने चंद्रयान 3 के बारे में पढ़े, ये आप देख पाएंगे थोड़े दिनों पहले ही लगातार कुछ चर्चाएं हो रही हैं। सर्च करेंगे ढेरों आर्टिकल्स मिलेंगे जहाँ पे बोला जा रहा है चंद्रयान 3 के जो प्रज्ञान रोवर है इसने कुछ नई फाइंडिंग करी है चंद्रमा के साउथ पोल पर। अच्छा, वो नई फाइंडिंग क्या है, आइए दोस्तों आपको मैं बताता हूं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को ध्यान रखिएगा। ये चंद्रमा का पूरा आपको इमेज नज़र आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे जो येलो कलर के डॉट हैं दोस्तों, ये इंडिकेट करता है कि इन वाले पोर्शन पर चाइना जो है लैंड किया है। चाइना ने यहाँ पर ऑब्वियसली बात अपना लैंडर उतारा है। फिर जो यहाँ पे ब्लू वाले डॉट्स हैं दोस्तों, ये आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे यूएसए ने लैंड किया है। रेड वाले डॉट्स आपको जो दिख रहे हैं ये यहाँ पे सोवियत यूनियन ने लैंड किया है। और जो ग्रीन वाला डॉट आपको जो दिख रहा है दोस्तों, ये है हमारे चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का जो ये लैंडिंग साइट है वो ये वाला पोर्शन है। तो दुनिया भर की कंट्रीज़ ने चंद्रमा पर जो अपनी लैंडिंग की है वो ज़्यादातर दोस्तों अपर वाले साइड पे की है, जैसा आप देख पाओगे। मिडिल पोर्शन हो गया या नदन वाला रीजन हो गया। साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश दोस्तों इंडिया था। ठीक है, ये हमने अपने चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट देखा है। ये ग्रीन वाला डॉट यहाँ पर बात हो रही है। अब यहीं पर बहुत सारी नई नई रिसर्चेस भी की। आपको ये भी पता होगा जिस पॉइंट पर हमारा लैंडर उतरा था उस पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। यहीं पर विक्रम लैंडर ने लैंडिंग किया और इसमें से फिर प्रज्ञान रोवर निकला। फिर वो रोवर इस तरीके से चला और इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न होके घूमकर और ऐसे उसने पूरा रास्ता ट्रैवल किया। कहोगे ऐसा क्यों, सामने क्यों नहीं चला गया? सामने इसलिए नहीं गया दोस्तों क्योंकि बीच में आप देख पाओगे एक बड़ा सा क्रेटर है, एक गड्ढा है, और चांद के ऊपर ऐसे ढेरों क्रेटर्स आपको दिखेंगे जैसा इस फोटो में भी नज़र आ रहा होगा। तो ये बड़ा गड्ढा था और इसके बारे में मैंने पूरा एक थंबनेल लगाकर उसी समय पर समझाया था जब इसरो ने खुद मेंशन किया कि रोवर के सामने एक बड़ा गड्ढा आ गया है। ये मैंने आपको खुद उस समय पर डिस्कस किया हुआ था डिटेल से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्रेटर था जिस वजह से इस रोवर को वापस मुड़ना पड़ा, और इसने इस प्रकार से एक बड़ा डिस्टेंस कवर किया प्रज्ञान रोवर ने। जब इस डिस्टेंस को कवर किया तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है स्पेशली मून के सरफेस से रिलेटेड वो यहाँ पर हमारे सामने आई है।
जैसे 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 यहाँ पर ये मूव कर रहा था वेस्टर्न साइड में, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में, उसी तरीके से दोस्तों जो रॉक्स हैं, जो वहाँ पर छोटे छोटे कंकड़ हैं प्लस चट्टानें हैं, उनका संख्या बढ़ता चले जा रहा था, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर साथ ही साथ में जो अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो नई फाइंडिंग हुई है मून के साउथ पोल पर, वो क्या है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि चांद पर दो ऐसी चट्टानें, दो ऐसी रॉक फ्रेगमेंट्स हमको देखने को मिले हैं जो कि कहीं ना कहीं वहाँ पर डिग्रेडेशन का साइन देखने को मिला है ना। यानी कि वो जो रॉक है धीरे धीरे डिग्रेडेशन कैसे होगा, जहाँ पर एक बड़ी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा, जैसे पृथ्वी पर एक बड़ी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे आप एक रॉक रख दोगे, कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद अगर आप देख पाओगे वो डिग्रेड हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा, टूटेगा वो रॉक, फिर बिखरेगा, इधर उधर पहुँचेगा, इस तरीके से यहाँ पर आपको उसका मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट मून पर तो ऐसा कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं, बट फिर भी दो रॉक्स ऐसी हैं जिसके अंदर डिग्रेडेशन देखने को मिला, और बताया गया कि वो जो डिग्रेडेशन है वो बेसिकली स्पेस वेदरिंग की वजह से हुआ है। ये यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है। स्पेस वेदरिंग भी ऐसा ही एक फिनोमेनन देखने को मिलता है जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं हमारी डिग्रेड होती हैं। बट यहाँ पे बोला गया है इस रिपोर्ट के अंदर में कि जैसे जैसे हमारा प्रज्ञान रोवर वेस्टर्न साइड पर मूव कर रहा था, रॉक्स की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज हो रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि रॉक्स का मूवमेंट वहाँ पे हुआ है। अब जब एटमॉस्फेयर नहीं है, विंड वहाँ पर नहीं है, तो आखिरकार ये रॉक्स का मूवमेंट कैसे हुआ, उसके ऊपर अभी दोस्तों काफ़ी सारी स्टडीज़ होना बाकी हैं। तो हमारे लिए ये एक बड़ा कह सकते हैं कि फाइंडिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय पर हमें और भी बड़े मिशंस लॉन्च करने हैं। आपको पता होगा अभी चंद्रयान 4 भी लॉन्च करना है, चंद्रयान 4 का अनाउंसमेंट किया गया है। फिर 2040 तक हम अपने पहले इंडियन को चंद्रमा पे उतारेंगे। तो कई सारी रिसर्चेस अभी यहाँ पर की जा रही हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को गेन किया जा रहा है, ताकि आने वाले जो मिशंस हैं हमारे वो और ईजी हो जाएं और बड़ी डिस्कवरीज हमारे सामने लेकर आएँ। और अभी जो ये नई डिस्कवरी है दोस्तों, ये मून के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है जो अभी तक यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, स्पेशली रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। तो उसके ऊपर स्टडीज़ चल रही हैं, कुछ कह सकते हैं कि कंफर्मेशन के बेसिस पर नहीं बताया गया है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि हाँ, दो रॉक्स डिग्रेड हुई हैं, प्लस हमें ऐसा लगता है कि रॉक्स का मूवमेंट वहाँ पर हुआ है। अब वो मूवमेंट किस बेसिस पे हुआ वो यहाँ पर जाना जा रहा है। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए, सोच आपके साथ में ज़रूर से डिस्कस किया जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नाउ दोस्तों, आज के द हिंदू अखबार में बहुत सारे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, एडिटोरियल हैं, प्लस यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, विद प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हो, ये बाकी सबसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएगा। आप थोड़ी देर में खुद इसको पहचान जाएंगे। जैसे आज की सबसे पहली खबर यहाँ पर ये नज़र आएगी, जिसको पेज नंबर 3 पर पब्लिश किया गया है। जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिंक करेंगे। ये बेसिकली कोई ऐसा न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, बट एक फ़ोटो शेयर किया गया है। ये आप देख पाए होंगे कितनी ज़्यादा लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये पर्टिकुलर सीन है कहाँ का? यह है गोलकोंडा फोर्ट का। अब जो ये गोलकोंडा फोर्ट है, जो किला है दोस्तों, ये हैदराबाद के अंदर है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो सभी डिवोटीज़ हैं, जितने श्रद्धालु हैं वो प्रेजेंट हैं। हमारा फेस्टिवल की शुरुआत हुई है कल के दिन, और वो फेस्टिवल है आषाढ़ बोनालू। ठीक है। अब दोस्तों, ये जो फेस्टिवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस त्यौहार के समय पर जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो महाकाली को, ठीक है, तो गॉडेस महाकाली को यहाँ पे पूजते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं, फूड ऑफर करते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अभी आपको मैं आषाढ़ बोनालू के बारे में डिटेल से शेयर करूंगा, गोलकोंडा फोर्ट के बारे में जानेंगे, और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बना हुआ है यूपीएससी के थ्रू वो भी आपको समझाऊंगा। तो ये जो फेस्टिवल है दोस्तों, ये फेस्टिवल हैदराबाद के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, साथ ही साथ में तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, लेकिन ये केवल इतना पढ़ना हमारे लिए दोस्तों इनफ नहीं रहेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो जाननी ज़रूरी हैं। केवल ये न्यूज़ आर्टिकल है, एक सोर्स आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये चर्चा में है। अब भाई यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा, वो तो कहेगा हाँ अखबार से पूछा गया है, करंट अफेयर से पूछा गया है, लेकिन इस करंट को आपको स्टैटिक से लिंक करना आना चाहिए। कैसे करना है? तो ये तो हो गया आपका करंट डेटा। आइए अब आगे आते हैं। अब दोस्तों, स्टैटिक के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गोलकोंडा फोर्ट के बारे में। क्या है पर्टिकुलर गोलकोंडा फोर्ट के बारे में डिटेल्स? तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो किला है अपने आप में एक बहुत बड़ा किला है हमारे डेक्कन प्लेट्यू में,
उसके अलावा बताया गया है कि ये कितनी हाइट पर, लगभग 400 फीट की हाइट पर, एकदम ऊंची चोटी पर इसको बनाया गया है। जैसा अभी हमने फोटो देखा, भीड़ वहाँ पे जमा है। और दूसरी चीज़, वनडे एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है इसका लोकेशन, कि कहाँ पर ये किला लोकेटेड है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बोल रहा हूँ, हैदराबाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में यहाँ पर ये किला लोकेटेड है। ओरिजिनली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको मनकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करे गए थे, बदलाव करे गए थे 14th एंड 17th सेंचुरीज़ में। और वो जो चेंजेस है वो किसने करे थे, वो किए गए थे बहमनी सुल्तान्स के थ्रू। देन उसके बाद में जो कुतुब शाही डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी के दौरान भी दोस्तों कई सारे बदलाव करे गए। तो 14th सेंचुरी में जो बदलाव करे वो बहमनी सुल्तान्स ने किए। 17th सेंचुरी में जो चेंजेस हुए वो कुतुब शाही डायनेस्टी के अंडर में किए गए। क्वेश्चन ये है कि ये जो गोलकोंडा नाम है ये कहाँ से आया है, जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है। दोस्तों ये वर्ड डिराइव होता है एक तेलुगु वर्ड से, जिसका नाम है गोलाकोंडा, जिसका मतलब होता है शेफर्ड्स हिल। वहीं से इस वर्ड को लेकर इस पर्टिकुलर फोर्ट का नाम रखा गया है। तो ये तो आपने जाना कि इसके अंदर कुछ बदलाव करे गए 14th एंड 17th सेंचुरी में, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो रियल हिस्ट्री है वो क्या है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब इसका इतिहास देखते हैं दोस्तों, तो ये जो फोर्ट है, ये जो किला है, ये ओरिजिनली बिलोंग किया करता था काकतियास को। काकतिया डायनेस्टी की आपने नाम सुना होगा। तो वरंगाल के जो काकतियास थे, केवल उनको ये बिलोंग किया करता था ओरिजिनली। उस समय पर एक रूलर हुआ करते थे काकतीय रूलर, जिनका नाम है प्रताप रुद्र। तो इन्होंने 11th सेंचुरी में इस पूरे किले को बनवाया था। बाद में ये किला आया बैमानिस के पास में AD 1363 के समय पर। देन उसके बाद में उनका भी डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल होने के बाद में दोस्तों ये जो पर्टिकुलर किला था, ये कैपिटल बन गया कुतुब शाही किंग्स का। ये वो समय है जिस दौरान की बात हो रही है, तब कुतुब शाही किंग्स के पास में आ गया। देन उसके बाद में औरंगजेब ने इसको एनेक्स किया, अपने मुगल एम्पायर में ऐड किया। फिर दोस्तों धीरे धीरे करके इसमें कुछ एडिशंस होते चले गए। आपने नया किला का नाम सुना होगा। नया किला क्या है, बेसिकली ध्यान रखना, नया किला गोलकोंडा वाले फोर्ट में ही एक एक्सटेंशन एडिशन किया गया, उसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब नया किला जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1656 में, 1656 में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के थ्रू। और ध्यान रखिएगा ये एक एडिशनल डिफेंस स्ट्रक्चर की तरह काम करता था मुगल आर्मीज़ के लिए, उनको सपोर्ट किया करता था मुगल आर्मीज़ को। तो यहाँ पे गोलकोंडा फोर्ट का ही एक एक्सटेंशन था अलग से ये नया किला। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गोलकोंडा फोर्ट के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यूपीएससी ने 2017 में एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन काकतिया किंगडम। अभी हम काकतिया किंगडम की बात कर रहे थे, है ना, उन्हीं के थ्रू ही, तो उन्हीं के रूलर के थ्रू ही तो गोलकोंडा फोर्ट बनाया गया था ओरिजिनली। बाद में उसमें चेंजेस करेंगे, वो बात अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर उस किंगडम के अंदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सी पोर्ट है वो कौन सा हुआ करता था, ये क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोतुपल्ली। तो ये यहाँ पर एक जाना माना सी पोर्ट हुआ करता था, जहाँ से बहुत सारा व्यापार किया जाता था काकतिया डायनेस्टी के समय पर। क्लियर हो गया। तो ये आपके आर्टिकल का पहला पोर्शन कवर हो गया, गोलकोंडा फोर्ट। अभी आर्टिकल की समाप्ति नहीं हुई है दोस्तों, दूसरा पॉइंट कवर करना जरूरी है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का एक पोर्शन आपको समझ में आया, हिस्ट्री का स्पेशली। दूसरा, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। अभी हम बात करें बोनालू फेस्टिवल की, क्योंकि इसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है वहाँ पर उस गोलकोंडा फोर्ट पे, जिसकी वजह से यहाँ पर इस फेस्टिवल के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। बोनालू बेसिकली यहाँ पर एक हिंदू फेस्टिवल है, जहाँ पर हम गॉडेस महाकाली को पूजते हैं। एनुअल फेस्टिवल है, हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली हैदराबाद, उसके अलावा तेलंगाना के काफ़ी सारे कुछ हिस्सों में, जैसे हमने यहाँ पर अभी पहले ही डिस्कस कर लिया। बोनालू जो है दोस्तों, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल की जो शुरुआत है स्पेशली आषाढ़ के महीने में होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो मौसम है, स्पेशली जुलाई और अगस्त के समय की बात हो रही है। अभी भी जुलाई ही चल रहा है, आज हमारी 8 जुलाई है। तो इस दौरान यहाँ पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ स्पेशल पूजा परफॉर्म की जाती है गॉडेस येलमा के थ्रू, येलमा के लिए, है ना, ये यहाँ पर स्पेशल पूजाएं होती हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो फेस्टिवल है, यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो हम धन्यवाद कर रहे हैं अपने गॉडेस को इस फेस्टिवल के थ्रू। ये जो बोनम है दोस्तों, बोनम का जो मतलब होता है तेलुगु के अंदर, वो होता है मील। ठीक है, मील बेसिकली मीनिंग होता है तेलुगु में बोनम का मतलब। ठीक है, जिसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये फेस्टिवल भी यहाँ पर बोनालू करके आपने नाम देखा, तो जो मदर गॉडेस हैं
उनको हम यहाँ पर फूड ऑफर भी कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में। अब इसका सेलिब्रेशन कैसे होता है दोस्तों, हर साल ये जो त्यौहार है इसकी शुरुआत होती है गोलकोंडा फोर्ट से, अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं। तो गोलकोंडा फोर्ट में इस त्यौहार की शुरुआत हुई। देन उसके बाद जो सेकंड संडे होता है, ये त्यौहार बढ़ता बढ़ता दोस्तों येलम्मा टेम्पल है वहाँ पर पहुँचता है। फिर उसके बाद उज्जैन महाकाली टेम्पल सिकंदराबाद में। देन थर्ड संडे में दोस्तों यही फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है पोचामा के अंदर में, ठीक है। फिर उसके अलावा मतेश्वरी टेम्पल है हैदराबाद के अंदर, वहाँ पर तो बताया गया है हैदराबाद, साथ ही साथ तेलंगाना के कुछ और हिस्से जहाँ पर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। तो ऐसे ही आपने पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ लिया, लेकिन इस आर्टिकल में बहुत सारी छिपी हुई इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, पूरे न्यूज़पेपर का निचोड़ हम यहाँ पर निकालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इसके बाद ऐसे और भी ढेरों आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा भी कवर किया जाएगा। वो सभी डेटा दोस्तों आपको कंपाइल करके एक PDF में दिया जाता है, एक ऐसा PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। तो ये PDF हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। इस ग्रुप में आपको जितना भी करंट अफेयर का कंटेंट है वो सब सिक्योर हो जाता है, इधर उधर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है। सारा डेटा यहाँ पर सिक्योरली इसमें कवर है, डेट वाइज पड़ा हुआ है, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस दोस्तों आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब ज्वाइन कैसे करना है दोस्तों, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। दोस्तों आप लोग डेमो वीडियो को भी अच्छे से एक बार देख सकते हैं कि मुझे इस ग्रुप में किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करके दिया जा रहा है। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ही ये इन्वेस्टमेंट आप करिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन मेक श्योर करना यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर देना। एक छोटा सा सपोर्ट का आप लोगों का ज़रूरत रहती है इन वीडियोस के अंदर में, ताकि हम चैनल को आगे बूस्ट कर सकें। बाकी वीडियोस की टाइमिंग थोड़ी बहुत मेंटेन कर रहे हैं और जल्दी जल्दी अब वीडियोस लाने की कोशिश की जा रही है पिछले 3 दिनों से। आज भी कोशिश है कि जल्दी आपके पास में ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। अब दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है इस टॉपिक की, जिसको GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे, और आज के हमारे अखबार में पेज नंबर 3 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है। तो केरला के फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन केरला के अंदर में दोस्तों अभी एक जीनोम एडिटिंग मिशन को लॉन्च किया गया है, और इस एडिटिंग मिशन का मेन पर्पज़ है कि केरला के अंदर जो पर्ल स्पॉट है इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। पर्ल स्पॉट क्या है दोस्तों, पर्ल स्पॉट बेसिकली फिश की एक प्रजाति है, फिश की स्पीशी है। ये जो मछली आपको दिख रही है इसको हम पर्ल स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो ये नाम दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि दे दिया जाएगा कुछ और ऐसे अटपटान से नाम दे दिए जाएंगे, पर्ल स्पॉट होगा उसके अलावा कुछ और नाम होंगे, और पूछा जाएगा बताइए ये क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिश की प्रजाति है या ये है वो है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हर साल, अब की बार भी बने थे। तो ध्यान रखिएगा पर्ल स्पॉट एक फिश की स्पीशी है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फिश को, इस मछली को प्रोड्यूस करने वाले कई सारे फार्मर्स है दोस्तों केरला के अंदर, क्योंकि इस मछली का जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, ऐसा बताया गया। लेकिन इस मछली को बड़ा करने में, पालने में, ग्रो करने में काफ़ी समय लग जाता है, लगभग साल भर लग जाता है दोस्तों। तो वो बताया गया, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया अमाउंट नहीं है, तो साल भर लग जाता है इनके प्रोडक्शन के अंदर में। उसी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए क्या करा जा रहा है, जीन एडिटिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब जीनोम एडिटिंग पता है ना क्या होता है, कि मान लो भाई जो DNA है बेसिकली यहाँ पर आपका जीन है, उसके अंदर कुछ बदलाव करे जाते हैं, चेंजेस करे जाते हैं, उसके अंदर एडिटिंग की जाती है ना। मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसको रोकने के लिए उसके जीन में बदलाव कर दिया ताकि आगे फैमिली में ना फैले, वो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो उसको जीन एडिटिंग बोलते हैं। तो ये जीन एडिटिंग के अंदर में क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पर एक जेनेटिकल चेंजेस कर दिए जाएंगे फिश के अंदर में, जिससे क्या होगा, इनकी ब्रीडिंग बढ़ जाएगी। ब्रीडिंग बढ़ने के साथ साथ ये जो प्रोडक्शन है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगा तो ज़्यादा मात्रा में दोस्तों यहाँ पर ये जो मछलियाँ हैं ये प्रोड्यूस हो सकेंगी।
हम ज़्यादा मात्रा में क्यों प्रोड्यूस करना चाहते हैं? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। आर्टिकल के अंदर दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि केरला के अंदर इसकी जो डिमांड है पर्ल स्पॉट की, वो है 10,000 टन के आसपास। 10,000 टन की डिमांड है मछलियों की, लेकिन केरला प्रोड्यूस कितनी करता है? केवल और केवल 2,000 टन। ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो उसी को बढ़ाने के लिए, ब्रीडिंग को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया। समझ गए? अब दोस्तों बात ये भी है कि जो ये पर्ल स्पॉट की स्पीशी है, ये मार्केट में बिकती है लगभग 650 से लेकर 700 रुपये पर केजी के हिसाब से, ये बताया जा रहा है। जबकि जो तिलापिया वाली मछली है ये 250 से 300 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकती है। लेकिन फिर भी तिलापिया में ज़्यादा फायदा यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि तिलापिया जो मछली है दोस्तों, ये 6 महीने के अंदर अंदर सही तरीके से ग्रो हो जाती है। 600 से 700 ग्राम यहाँ पर उस मछली में वजन हो जाता है। जबकि यहाँ पर जो ये पर्ल स्पॉट है इसको 12 महीने लगते हैं और 300 टू 400 ग्राम्स के आसपास ही वजन हो पाता है, यानी साइज़ में ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत है। तो इसी वजह से इसके प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए जीन एडिटिंग बेसिकली यहाँ पर की जा रही है। समझ गए? ये आर्टिकल, ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, समझ में आ गया डिटेल से? अब दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये फोटो आप देख पाओगे, यही है पर्ल स्पॉट। बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ की यहाँ पर ये आपको फिश नज़र आती है। पर्ल स्पॉट के बारे में कुछ बेसिक डेटा है, और वो बेसिक डेटा क्या बोलता है ये देखिए। पर्ल स्पॉट, जिसका साइंटिफिक नेम है टेरोप्लस सुरेटेंसिस, इसको हम करीमीन के नाम से भी जानते हैं। केरला में करीमीन के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक ऐसी स्पीशी है जो कि हमारे पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है। पेनिनसुला वाला हिस्सा कौन सा होता है पता है ना? बेसिकली भारत का एक हिस्सा आपको ये देखने को मिलेगा जो समुद्र के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, अब समुद्र के साथ जो बॉर्डर हमारा लगता है, ये लंबा चौड़ा बॉर्डर है, यही हमारा पेनिनसुला वाला रीजन है। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? एक ऐसा लैंड वाला हिस्सा जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ हो। तो इंडिया का ये वाला हिस्सा आप देख पाएंगे 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है, ये और ये। इधर यहाँ पे अरेबियन सी, इधर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, और नीचे यहाँ पर आपका इंडियन ओशन। यहीं पर आपको केरला नज़र आएगा। ठीक है, ये आपका केरला हो गया। समझ गए? तो इस पर्टिकुलर रीजन में दोस्तों ये जो फिश है वो पाई जाती है। बताया जा रहा है एक्वाकल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशी है। लोग यहाँ पर इसको पालते हैं, है ना, इसको रेयर करते हैं, फिर उसके बाद में इसकी फिशिंग करने के बाद में बेचा भी जाता है। तो ये जो मछली है दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि चाहे ब्रैकिश वाटर हो, यानी कि जो खारा पानी हो, नमकीन पानी हो, चाहे फ्रेश वाटर हो, दोनों ही प्रकार के एनवायरनमेंट में आराम से ये ग्रो कर सकती है। ठीक है, इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, डिस्कस कर ही चुके हैं। 9 से 12 महीने लगते हैं इसको पूरी तरह से ग्रो करने में। इसी वजह से जल्दी जल्दी ग्रो करने के ऊपर फोकस करने के लिए कुछ एडिटिंग करी जा रही है। अब केवल इतना भी काफ़ी नहीं होगा, ये आपने समझा। अब थोड़ा सा दोस्तों हम भारत के फिशरी सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया का जो पूरा का पूरा यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फिशिंग वाला सेक्टर है, कहाँ पर स्टैंड करता है, कितना प्रोड्यूस करते हैं हम, क्या चैलेंजेस है इस सेक्टर में, और क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपसे बन सकती हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, स्पेशली मेंस में, इंटरव्यू में। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, उसको अटैम्प्ट भी करना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों बात ये हो रही है, भारत जो है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने पानी के अंदर में जो भी यहाँ पर जीव है उसको पालते हैं। ठीक है, फिर उसका व्यापार भी होता है। तो एक्वाकल्चर के मामले में सेकंड लार्जेस्ट है। लेकिन दोस्तों जब बात आती है फिश प्रोडक्शन के मामले में, मछली उत्पादन के मामले में, तो थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है भारत, चाइना के बाद। क्लियर हो गया? अब हमारे मैरीन फिशरी रिसोर्सेज की बात करते हैं। मैरीन बेसिकली यहाँ पर समुद्र वाले तट की बात हो रही है। तो इंडिया के कई सारे राज्य, यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं। हमारी एक लंबी चौड़ी लगभग 8,000 किलोमीटर के आसपास की लंबी चौड़ी बाउंड्री है जो समुद्र के साथ में टच होती है। ठीक है, तो हमारे पास में ये एक सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, हमको एडवांटेज मिलता है कि समुद्र से कई सारी प्रकार की मछलियां हमको मिल जाती हैं। तो भारत में जो इंडिया का ये फिशरी सेक्टर है, इसमें कई सारे प्रकार के अलग अलग पोटेंशियल है। यहाँ पर हम अपने जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, उनकी इनकम को लगातार इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इनकम उनकी इम्प्रूव भी हुई है पिछले कुछ समय में। अगर हम देखें कई सालों में तो मछुआरे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आज के समय पर। और दोस्तों ध्यान रखना एक बात कि जो खासकर साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो फिशरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा मजबूत आपको नज़र आएगा। उसके अलावा
इंडिया का इस फिशरी सेक्टर को लेकर पहला पोटेंशियल ये हो गया कि हमारे मछुआरे कई सारे लोग हैं जो कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, सी फूड को एक्सपोर्ट भी करते हैं। समुद्र से जो भी यहाँ पर ये मिल रहा है हमको, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने से सीधा इंडियन इकोनॉमी के अंदर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसी श्रिम्स हो गई, मछलियाँ हो गई, दुनिया भर को एक्सपोर्ट की जाती हैं, खरीदते हैं देश हमसे। तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट सीधा भारत की अर्थव्यवस्था पे हो रहा है। और तीसरी बात दोस्तों, ये इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई है। मेंशन किया गया 28 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है इस इंडस्ट्री में। ये है इस इंडस्ट्री की ताकत। इतना ही नहीं, लोगों को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये इंडस्ट्री प्रोवाइड करवा रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि जो फिश है, जो मछली है, वो एक नेचर का सुपर फूड है। सुपर फूड क्यों बोला जाता है? क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का एक रेलिवेंट सोर्स है। मछली में आपको प्रोटीन मिलता है, हेल्दी फैट्स मिलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयोडीन, विटामिन डी, कैल्शियम, इस प्रकार के न्यूट्रिशियस जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेकर भी काम करता है। यह है फिशिंग सेक्टर का हमारा पोटेंशियल। लेकिन दोस्तों इसी इंडस्ट्री में कई सारे प्रकार के अलग अलग चैलेंजेस भी पिछले कुछ समय पर देखने को मिले हैं, जो हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग सिचुएशन है। जैसे हमारे पास में कोई भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है दोस्तों इस इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए। ना ही हम यहाँ पे कोई मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ना ही कोई यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि मछली अगर पकड़ भी ली गई, उसको एक्सपोर्ट आपने करना है या कहीं और बेचना है, तो आपको उसको ठंडा करके रखना होगा, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ को बना के रखना होगा। लेकिन हमारे पास में दोस्तों ये जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ है, इसकी कमी है, ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं है। इस चक्कर में कई बार जो मछुआरे हैं उनको बहुत बड़ा घाटा भी हो जाता है। नहीं तो फिर दोस्तों वो जो प्रोडक्ट है, जो उन्होंने यहाँ पर मछली पकड़ी है, अगर उसको आप ठंडा करके नहीं रखेंगे, लंबे समय तक ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर बाद में वो किसी के लिए ज़रूरतमंद नहीं रहेगा, फ्रेश नहीं रहेगा। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की वजह से भी एक बड़ा चैलेंज हमारे इस फिशरी सेक्टर में ये देखने को मिलता है। फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दोस्तों, ये भी एक कंसर्निंग सिचुएशन है। क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी समस्या है। समुद्र का टेम्परेचर लगातार बदलता चले जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे समुद्र के अंदर बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ प्रेजेंट है दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हो रही हैं। फिर उसके बाद कई बार हम लोग एक दूसरे देश के साथ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है श्रीलंका का। आपको पता है ना, जो इंडिया से, स्पेशली तमिलनाडु से जो मछुआरे हैं, वो मछली पकड़ते पकड़ते हमारी जो टेरिटरी है, हमारी जो नेशनल टेरिटरी है, उसको क्रॉस करके इंटरनेशनल वाटर में घुस जाते हैं, श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद श्रीलंका उनको पकड़ के ले जाती है। श्रीलंका की नेवी उनको पकड़ के ले जाती है। तो इस वजह से नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाते हैं हमारे, जो कि देखने को मिल रहे हैं श्रीलंका के साथ में। तो फिशरी सेक्टर में एक चैलेंज ये भी है। फिर एक सबसे बड़ा चैलेंज है डीप सी ट्रॉलिंग। ये वो कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका की नेवी हमारे मछुआरों को पकड़ के ले जाती है, उनकी नाव वगैरह जब्त कर लेती है। डीप सी ट्रॉलिंग में दोस्तों क्या किया जाता है, एक बड़ा जाल बोट के पीछे बांधा जाता है और उस जाल को फिर बोट के साथ खींचा जाता है ना। जिससे यहाँ पर क्या होगा, टारगेट तो यह है कि मछली को पकड़ना, लेकिन दोस्तों वो जो जाल है वो अपने साथ सभी चीज़ों को पकड़ रहा है। तो दूसरे कई सारे ऐसे एनिमल जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, या फिर बहुत सारी एक्वेटिक प्लांट स्पीशीज़ हैं जो पानी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो सब पेड़ पौधों की प्रजातियां खत्म हो जाती हैं इस डीप सी ट्रॉलिंग से। टूरिज्म वगैरह सब डैमेज हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे फिशरीज इंडस्ट्री के अंदर में। फिर एक चैलेंज आता है IUU फिशिंग। कहने का मतलब है इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, है ना। या तो अवैध तरीके से करना, उसके अलावा यहाँ पे कोई प्रॉपर तरीके का मेथड इस्तेमाल नहीं करना मछली पकड़ने के लिए। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसका एक सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है फिर आने वाले समय पर। तो ये कुछ चैलेंजेस हो गए फिशरी सेक्टर के। लेकिन गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं भारत के फिशरीज इंडस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए। दोस्तों कई बार मेंस के अंदर में ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो इनिशिएटिव में सबसे पहला है मैरीन फिशरीज मैनेजमेंट। तो ये फिशरीज का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में 7th शेड्यूल में रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7th शेड्यूल के बारे में आपको पता है ना, अलग अलग लिस्ट बांटी गई हैं, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो जो फिशरीज वाला पूरा टॉपिक है, ये मैटर बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है, हमारे राज्य सरकारों के अंडर में आता है। तो फिशिंग और ये जो फिशरीज का पूरा सेक्टर है, ये अगर हमारी देश की बाउंड्री के अंदर अंदर
क्योंकि समुद्र का कुछ हिस्सा भी हमारी टेरिटोरियल कह सकते हैं वाटर्स में आता है। तो अगर वहाँ तक मछली पकड़ी जा रही है तो वो बेसिकली जिस राज्य के पास हो रहा है वो राज्य उसको मैटर को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर टेरिटोरियल वाटर से बाहर चले गए मछुआरे, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर में फिशिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली तब वो मैटर यूनियन लिस्ट में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, है ना, कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो फिशरी सेक्टर है ये ओनली वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि केवल स्टेट सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, केवल स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, टेरिटोरियल वाटर का स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इंटरनेशनल वाटर में जाकर चले जाते हैं मछुआरे तब वो यूनियन लिस्ट में आ जाएगा, तब वो केंद्र सरकार का मैटर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो है इंटरनेशनल सपोर्ट। भाई वर्ल्ड बैंक ने अभी 150 मिलियन डॉलर्स का जो फंडिंग है वो अप्रूव किया है, ताकि भारत का जो पूरा फिशरी सेक्टर है इसको रिकवर किया जाए 2020 एंड 2021 के अंदर में। इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे दोस्तों अनाउंस किया गया था। फिर उसके बाद सरकार का एक और इनिशिएटिव है PMMSY, इसको लेकर क्वेश्चन बन चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है कि जितनी भी यहाँ पर खामियां हैं दोस्तों हमारी फिशरी सेक्टर के अंदर में, उन सब गैपों को भरना, नए नए इनोवेशंस करना, नए आविष्कार करना, प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजीज लेकर आना, ताकि फिशरी सेक्टर को सस्टेनेबल बनाया जा सके। फिर उसी प्रकार से 2020 में हम नेशनल फिशरीज पॉलिसी भी लेकर आ गए थे। तो ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जहां पर मेन पर्पस है हमारा फिशरीज सेक्टर को अच्छी तरीके से बूस्ट करना। लेकिन ये हमने देख लिया भैया बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं। तो उन चैलेंजेस से अगर लड़ना है तो आपसे सपोज क्वेश्चन बन जाए कि भैया भारत के फिशरी सेक्टर में जो चैलेंजेस है उससे कैसे निपटा जा सकता है, बताइए इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। पहली चीज़ तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी फिशिंग प्रैक्टिस को अपनाना होगा, ताकि जिससे हमारे एनवायरनमेंट को, स्पेशली समुद्र के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनको कोई खतरा ना हो। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, ट्रॉलिंग की बात कर रहे थे, डीप सी ट्रॉलिंग, उस प्रकार के मेथड को त्याग देना पूरी तरह से, नए मेथड अपनाओ, है ना। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। आपके पास में कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ नहीं है तो लंबे समय तक आप उस सी फूड को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, आपको तुरंत कहीं ना कहीं उसको बेचना होगा, उसमें आपको लॉस भी हो सकता है क्योंकि आपकी मजबूरी है। तो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा कि उसको हम लंबे समय तक रोक भी सकें, जिससे क्या होगा, इससे यहाँ पर ये इंडस्ट्री में एक बड़ा अमाउंट गेन कर सकेंगे हमारे जो फार्मर्स हैं। फिर क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर फोकस करना हमारे लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है इस फिशरी सेक्टर के अंदर में अलग अलग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना ज़रूरी है। नई टेक्निक्स लेकर आओ, सर्टिफिकेशन लेकर आओ, और जो मछुआरे आज के समय पर फिशिंग कर रहे हैं उनको ट्रेस करना ज़रूरी है, किस लेवल पर वो फिशिंग कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे उनको पहले उनको ट्रेनिंग दी जाए कि भाई ये हमारी बॉर्डर्स, इसको क्रॉस नहीं करना। उनको कुछ ऐसे डिवाइसेस प्रोवाइड करवाए जाएं कि हमारी टेरिटरीज ना क्रॉस करें, अदरवाइज टेरिटरीज क्रॉस करेंगे तो फिर वो दूसरे देश की नेवी के पकड़ में आ जाएंगे, तब उस देश के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में नजर आएंगे दोस्तों। तो ये यहाँ पर किया गया। और एट द लास्ट हमारे मछुआरों के लिए सब्सिडीज़ को प्रोवाइड करवाना, ये भी एक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे डायरेक्ट सब्सिडीज़ की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो उनको नए प्रकार के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाना, नई बोट प्रोवाइड करवाना, जो बॉटम ट्रॉलिंग वो कर रहे हैं उसको हटाकर उनको एक नई बोट देना, जिससे वो समुद्र के बीच में रोक कर बेसिकली फिशिंग कर सकें। कुछ इनडायरेक्ट सब्सिडी दी जा सकती है, वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा दिया जा सकता है, आप बंदरगाह बढ़िया तरीके से बना सकते हैं जिससे उनको बेनिफिट्स मिलें। तो ये सब एज अ वे फॉरवर्ड देखा जा सकता है हमारे फिशरीज सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। ध्यान रखना इसके बारे में। ये पूरा आर्टिकल हमने बेसिकली एक एडिटोरियल की तरह ट्रीट करके डिस्कस किया। नाउ अब आपके सामने दोस्तों एक मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़रूर से अटेम्प्ट करना और देखना आपने कितना कुछ सीखा इस आर्टिकल से। क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, 250 शब्द में आपने लिखना है। क्वेश्चन बोलता है, एनालाइज द करंट स्टेट ऑफ इंडियाज फिशरी सेक्टर, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस इट करेंटली फेसेस। पहले तो आपने बताना है कि हमारे देश का जो पूरा ये मत्स्य पालन क्षेत्र है, फिशरी सेक्टर है, इसका स्टेटस क्या है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या कौन कौन सी चुनौतियों से ये सेक्टर गुजर रहा है। फिर आपने बताना है कि सरकारी पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं जो इस सेक्टर को अच्छी तरीके से मूव करने के ऊपर फोकस कर रही हैं, चैलेंजेस से लड़ने की बात कर रही हैं। प्लस कुछ इनिशिएटिव्स आपने बताना है कि ऐसे कौन से इनिशिएटिव हो सकते हैं जिससे इन चुनौतियों से लड़ा जा सकता है और इस सेक्टर को सही तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के दोस्तों 250 शब्दों में आंसर लिखना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, वर्ड लिमिट क्रॉस ना हो जाए।
तो एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें। वर्तमान में इसके सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करें। इन चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों और पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। तो 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों? मज़ा आ गया? तो इसी तरीके से आपने आर्टिकल पढ़ने हैं, हर एक आर्टिकल को अच्छे से सारी डिटेल निकाली, क्योंकि बात यहाँ पर यूपीएससी की है और आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी एक साथ करनी है। ऐसा नहीं है पहले आप पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो केवल प्रीलिम्स की चीज़ें निकालोगे, फिर बाद में मेंस की चीज़ें निकालोगे, ऐसा होगा नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए, अब जैसे ये टॉपिक है ये हमारे प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। आज के अखबार में पेज नंबर 13 पर ये वाला आर्टिकल प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में आप इसको लिंक करेंगे। बात हो रही है वधवन पोर्ट के बारे में, जो कि एक ग्लोबल पोर्ट है जिसको लेकर अभी के समय पर काम चल रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा शानदार पोर्ट जिसका नाम दुनिया के टॉप पोर्ट्स के अंदर में शामिल होने वाला है। इस पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा 76,220 करोड़ रुपीस खर्चे जा रहे हैं इस पोर्ट को डेवलप करने के ऊपर। तो ये इंडिया की जो एक लंबी कोस्ट लाइन है, 7,517 किलोमीटर का एक लंबा कोस्ट लाइन है, जिसमें कई सारे राज्य, 4 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे हमारी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। तो वहाँ के पर्पस के बेसिस पर पोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों ये पोर्ट होता क्या? ये बंदरगाह है। इन बंदरगाह पे ही बहुत सारा जो सामान है वो लोड हो रहा है। दुनिया भर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार जो हम कर रहे हैं वो इन्हीं बंदरगाह पे जहाज सामान लेकर आ रहे हैं, लोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं। समझ गए? तो ये वाला जो पोर्ट है वधवन पोर्ट, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा मात्रा में ये व्यापार कर सकेगा या कार्गोज को हैंडल कर सकेगा, जैसा कुछ फोटोज़ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं इस पोर्ट के बारे में, बेसिक फैक्ट जानते हैं और कुछ तथ्य बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा इस वाले आर्टिकल में फैक्ट्स बहुत सारे हैं जिसको याद रखना, दिमाग में बैठाना ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। तो यह है पोर्ट के बारे में स्पेशल डिटेल्स, आपका स्टैटिक डेटा। तो दोस्तों ये जो बंदरगाह है इसको तैयार किया जा रहा है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से, यानी अलग से एक बॉडी बना दी गई है। और ये बॉडी किसने बनाई है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और दूसरी बॉडी है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। इन दोनों बॉडीज़ ने मिलकर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया। अब इसका मेन काम है इस प्रकार के ये वधवन पोर्ट को बनाना। और ध्यान रखिएगा वधवन पोर्ट जो है एक हमारा ग्रीन फील्ड मेजर प्रोजेक्ट है। इस बार क्वेश्चन बना था ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड को लेकर, याद होगा। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, या ग्रीन फील्ड पोर्ट हम बना रहे हैं। देखो दोस्तों, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है बिल्कुल स्क्रैच से बनाना। कहने का मतलब है मान लो यहाँ पर ये खाली जगह पड़ी है, इस खाली जगह पे हमें पोर्ट बनाना है ना, इस खाली जगह पर हमें बंदरगाह बनाना है। तो शुरू से लेके काम शुरू करना 0 से 100% तक, वो आपका क्या है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। फिर एक प्रोजेक्ट होता है मान लो ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि आपका जो पोर्ट है वो तैयार है, बस खाली आपने पोर्ट को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आपने थोड़ा सा पीछे और इंक्रीज कर दिया, तो ये आपका ब्राउन फील्ड है, यानी कि जो था उसमें आपने अपग्रेडेशन कर दिया है। लेकिन ग्रीन फील्ड दोस्तों बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया जाता है। तो वधवन प्रोजेक्ट भी आपका एक ग्रीन फील्ड मेजर पोर्ट है जिसको बिल्कुल स्क्रैच से रेडी किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा पीएम गति शक्ति जो प्रोग्राम है उसी के तहत यहाँ पर इसमें काम भी हो रहा है। फिर ये जो पोर्ट है ये 2 फेसेस में बनाया जाएगा। एक में इसकी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो होगी 23.2 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट्स ऑफ कंटेनर। इतने कंटेनर की होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास में रहने वाली है। ध्यान रखिए, तो 2 फेसेस में यहाँ पर इस पोर्ट को तैयार किया जाएगा। ये जो पोर्ट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि बड़े बड़े जहाज़ को हैंडल कर सकता है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह भी है, क्योंकि जो पोर्ट होते हैं ना, एक होता है डीप ड्राफ्ट पोर्ट। अब ये क्या मतलब है? देखिए,
बंदरगाह कहाँ पे बनाते हैं? सपोज़ ये हमारा लैंड हो गया, ये हमारा आगे की साइड में इधर समुद्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समुद्र है और यहाँ पर ये है हमारा पोर्ट, और इस पोर्ट में यहाँ पे सब हमारे गुड्स रखे हैं। जहाज़ आएगा और जहाज़ में सामान लोड करना है, फिर जहाज़ निकल जाएगा। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, जो हमारा पोर्ट है, इस पोर्ट के पास में जो गहराई होती है समुद्र की, वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है। तो ज़्यादा गहरी ना होने की वजह से यहाँ पे बड़े साइज़ के जहाज़ नहीं आते, क्योंकि बड़े साइज़ के जहाज़ धंस जाएंगे नीचे, उनको ज़्यादा गहरा पानी चाहिए तैरने के लिए। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा गहरा पानी नहीं है तो बड़े साइज़ के जहाज़ नहीं आएंगे, छोटे छोटे जहाज़ रहेंगे, और बड़े साइज़ का जहाज़ पीछे ही रुक जाएगा बीचों बीच में। तो छोटे छोटे साइज़ के जहाज़ जाएंगे, वहाँ से सामान उतारेंगे, फिर वो लेकर आएंगे, फिर ये उतारेंगे। समय और कॉस्ट दोनों बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा पोर्ट है जहाँ पर जो किनार है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी की गई है। बड़े से बड़ा मेगा वेसल भी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल एंड तक आ जाएगा, सीधा सामान चढ़ाना है और सीधा वो जहाज़ निकल जाएगा या सामान लेकर आ जाएगा। ये एक बेसिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। प्लस इस पोर्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहीं पर आपको पता होगा हमने कई सारे प्रोजेक्ट रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। आईमैक कॉरिडोर का नाम सुना होगा। आईमैक कॉरिडोर में हम क्या कर रहे हैं कि भारत को अपने मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप के साथ में जोड़ेंगे। तो भारत को जब जोड़ेंगे दोस्तों, तो भारत का जो बंदरगाह है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा यूरोप के साथ में। ये वदावन पोर्ट की बात हो रही है। फिर दूसरा है आईएनएसटीसी कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जहाँ पे हम भारत को सीधा ऊपर रशिया के साथ में जोड़ रहे हैं। तो अगेन यही पोर्ट यहाँ पे सीधा व्यापार कर सकेगा रशिया से, तो ऊपर रशिया से भी व्यापार कर सकेगा, इधर यूरोप से भी व्यापार कर सकेगा। तो ये है इस पोर्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस। क्लियर? अरे यार, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि पोर्ट की ज़्यादातर लोकेशन पूछी जाती है। तो इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है पालघर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो महाराष्ट्र में पालघर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर इस पोर्ट को बनाया जा रहा है। और क्वेश्चन बनेगा ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ध्यान रखिएगा, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है और एक प्रकार का डीप सी पोर्ट है। डीप सी पोर्ट क्या होता है बता चुका मैं, कि बड़े जहाज़ एंड तक आ सकेंगे। क्लियर हो गया? अब इंडिया में जो बंदरगाह है उसकी स्थिति क्या है, या फिर कितने लेवल के और कौन कौन से नंबर के बंदरगाह हैं, ज़रा इसको ध्यान रखिएगा। जब भी बात आती है पोर्ट्स की, तो भारत में पोर्ट्स दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं। एक होता है मेजर पोर्ट यानी बड़े साइज वाले बंदरगाह, और दूसरे होते हैं नॉन मेजर पोर्ट यानी कि माइनर पोर्ट, छोटे साइज वाले। ठीक है। जब बात आती है दोस्तों मेजर पोर्ट की, बड़े साइज वालों की, तो मेजर पोर्ट्स हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, जो हमारा बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में आते हैं बड़े साइज वाले पोर्ट। और इस प्रकार के बड़े साइज के हमारे पास में 12 फंक्शनल पोर्ट्स हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ड यूज कर रहा हूं फंक्शनल, वैसे 13 हैं लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है वदावन। तो 12 वैसे ऐसे पोर्ट है जो फंक्शनल है, जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेजर पोर्ट्स हमारे पास में 12 फंक्शनल पोर्ट्स हैं, और ये 12 फंक्शनल पोर्ट्स हमारी केंद्र सरकार यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आते हैं। फिर जब बात आती है माइनर पोर्ट्स की, तो माइनर पोर्ट्स हमारी स्टेट टेरिटरीज यानी कि स्टेट जो मैरीटाइम बोर्ड है या स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। और आज हमारे पास में ऐसे 200 माइनर पोर्ट्स हैं, या 200 नॉन मेजर पोर्ट्स भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर पोर्ट 12 फंक्शनल हैं और नॉन मेजर यानी कि 200 के आसपास आपको यहाँ पे ये नज़र आएंगे। तो ये हो गया डेटा। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। चलिए, अगला आर्टिकल दोस्तों और भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 13 पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल पब्लिश किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर ज़रूर कर देना, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है जिसको आप अचीव करवा सकते हैं। मैं याद दिला दे रहा हूँ बीच में, ताकि कई सारे लोग भूल जाते हैं, वीडियोस देखते देखते फ्लो बन जाता है उस वजह से। चलिए, अगला जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और किस बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, किस लेवल तक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, आगे आपको बताऊंगा। बात हो रही है कि जो हमारी FSSAI है, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी के समय पर एक कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो दिया है, और इन्होंने यहाँ पर एक प्रपोजल को अप्रूवल दिया है। और ये बोला है कि जो भैया सामान हम खरीद रहे हैं उन पैकेट के ऊपर में सॉल्ट कंटेंट यानी कि नमक प्रेजेंट होता है, उसमें शुगर प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, तो आपको उसमें उस पर्टिकुलर कंटेंट को बोल्ड करके लिखना होगा। ठीक है, थोड़े मोटे लेटर्स में लिखना होगा, ताकि लोग जान सके कि भाई इसमें शुगर, सॉल्ट और ये फैट कितना अवेलेबल है। क्योंकि दोस्तों कई बार कंपनीज़ क्या करती हैं, कंपनीज़ ये कर रही हैं आजकल, आपने देखा होगा ज़्यादातर कंपनीज़ में जो स्पेशल, उसमें कुछ अगर मान लो अच्छी चीज़ है
तो उसको तो यहाँ पे वो बोल्ड करके लिख देंगे, हाँ ये है, इसमें इतना प्रोटीन है, ये है। लेकिन जो यहाँ पे उसमें सॉल्ट शुगर का लेवल इतना ज़्यादा होता है, उस चीज़ को वो मेंशन नहीं करते। मेंशन करते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा हल्के तरीके से, जिससे कि आपको नज़र ना पड़े। और ये ज़रूरी है दोस्तों लेबल पढ़ना। मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगा, जो भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसका लेबल ज़रूर से पढ़ा कीजिए कि भाई इसमें क्या चीज़ें अवेलेबल है, कितना कंटेंट अवेलेबल है ना। क्योंकि आजकल ज़्यादातर प्रोडक्ट में चीनी ही भर दी जाती है या सॉल्ट ही भर दिया जाता है। सॉल्ट को लेकर यहाँ पे WHO ऑलरेडी बोल चुका है, भारत में जितना सॉल्ट खाना चाहिए उसका 2 से 3 गुना ज़्यादा हम सॉल्ट खा रहे हैं, जिसके नुकसान बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली उसके नुकसान होंगे ही। फिर बात आती है शुगर की, तो आपको पता ही है शुगर, भाई हर कोई यहाँ पे इंसान मना ही करता है कि अगर आप शुगर से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्पेशली जो ये वाइट शुगर है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इवन आप एक चीज़ ट्राई करना, आज गूगल पर जाकर केवल वाइट पॉइजन लिख देना, वाइट पॉइजन लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पर शुगर का फोटो आपके सामने निकल कर आएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को डिनोट किया गया है। बट इनका कंजम्पशन हो रहा है बड़े लेवल पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है दोस्तों ये। तो हमारे लेबल्स में स्पेशली जो पैकेजिंग हो रही है, फूड आइटम्स तैयार किए जा रहे हैं, उसके अंदर कोई भर भर के इन चीज़ों को ना डाल दिया जाए। और अगर डाल रहे हो तो भाई उसको बोल्ड लेटर्स में शो करना है कि भैया कितना कितना ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ताकि जो एक पर्टिकुलर कस्टमर है वो अपनी हेल्थ को देखते हुए उस चीज़ को, उस आइटम को यहाँ पर कंज्यूम कर सके। जब लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपको उसमें सुधार करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली कि भाई हाँ, हमें थोड़ा हेल्दी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। करेंट समय पर हेल्दी प्रोडक्ट का ट्रेंड लगातार बढ़ता चले जा रहा है। हमारी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं, जितना हेल्दी प्रोडक्ट हमारे सामने लेकर आएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो FSSAI दोस्तों यहाँ पर ये इस चीज़ की गुहार कर रहा है कि भैया बोल्ड स्टेटमेंट में दीजिए, और आपका काम, यानी आप कस्टमर्स, आप मेरा, हमारा काम यह है कि हम उन चीज़ों को पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनीज़ ऐसे ही आपको फिर वो चीज़ें जो खिला रही हैं वो खिलाती रहेंगी। समझ गए? तो ये काम करने का बस खाली मेन पर्पज़ यही है, कस्टमर्स को ज़्यादा पावरफुल बनाना, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करना, और अपने जीवन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट को चूज़ करना। ये बेसिकली यहाँ पर मेन पर्पज़ है। समझ गए? अब ये तो हो गया हमारा आर्टिकल, लेकिन इस आर्टिकल का दोस्तों एक सोल्यूशन भी रिसेंटली दिया गया था। वो सोल्यूशन आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा। हाल ही में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था, एडिटोरियल, जहाँ पे राइटर ने ये मेंशन किया कि जो ये सॉल्ट, शुगर और फैट है, इसके ऊपर टैक्स आप क्यों नहीं लगा देते। आप एक ऐसा टैक्स इंट्रोड्यूस कीजिए जिसमें सॉल्ट, शुगर और फैट को केवल कवर किया जाए, और इस पे टैक्स को लगातार बढ़ाते चले जाइए। इससे क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे। महंगे हो जाएंगे तो लोग इसका कंजम्पशन खुद नहीं करेंगे, और जो कंपनीज होंगी इनको खुद यहाँ पर इसमें सुधार करने की ज़रूरत दिखेगी कि हाँ भैया ये हमें सुधार करना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी जो कंपनीज है वो बंद हो जाएंगी। इसके लिए यहाँ पर टैक्स लगाना चाहिए। अब ये क्या है पूरा टैक्सेशन का मैटर, आइए मैं आपको थोड़ा ये समझाता हूँ। तो ये वो मैटर है जिसके बारे में हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था, आर्टिकल एडिटोरियल भी पब्लिश हुआ था, आपके पास में नोट्स रेडी हैं। अब यही होता है, आपके पास में कंटेंट अगर रेडी है ना, तो उसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं आप। आज आपका ये रिवीजन हो रहा है कि भाई जो हाई फैट शुगर सॉल्ट है इसको टैक्सिंग करना। तो इस टैक्स को नाम दिया गया है HFSS टैक्स, या ये जो फूड होते हैं ये होते हैं HFSS फूड। HFSS का मतलब क्या है, ऐसा फूड जिसमें फैट, शुगर एंड सॉल्ट हाई हो, ज़्यादा हो। इस वजह से यहाँ पर HFSS का यहाँ पे यूज़ किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है, ये जो फूड्स हैं दोस्तों, इसमें आपके कई सारी ड्रिंक्स भी आ जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, पैकेज, नॉन पैकेज फूड्स आ जाते हैं, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, फाइटोकेमिकल, मिनरल्स, फाइबर वगैरह बहुत कम है। इन सब मिनरल्स जिसकी ज़रूरत है हमारे बॉडी को, वो सब ना के बराबर है, लेकिन उसमें चीनी, नमक, ये सब चीज़ें, कैलोरीज वगैरह भर भर कर हैं, जो हमारे हेल्थ के ऊपर में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है अगर आप लंबे समय तक वो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार इस प्रकार के हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगरी फूड्स के ऊपर टैक्स लगाने की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत नंबर 1 कि भाई क्योंकि ऐसे फूड हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हैं। क्योंकि ज़्यादा नमक या ज़्यादा चीनी खाने से क्या होगा, ओबेसिटी होगी, मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और इंडिया में इस प्रकार की बीमारी की वजह से, जो पुअर डाइट की वजह से यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, पुअर डाइट की वजह से जो लोग यहाँ पर आज के समय पर डेथ हो रही है उनकी, ये लगातार बढ़ गया है मामला। बोला जा रहा है हर साल 1.2 मिलियन डेथ हो रही हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, 1.2 मिलियन, 12 लाख लोगों की जान जा रही है हर साल, केवल पुअर डाइट की वजह से। फिर दूसरा यहाँ पर जो रिस्क है वो है इकोनॉमिक बर्डन।
भाई जब मोटापा बढ़ेगा, इंसान की डेथ भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इससे अनहेल्दी डाइट्स की वजह से देश की इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया में जो ओबेसिटी का कॉस्ट है दोस्तों 2017 में वो 23 बिलियन डॉलर्स के आसपास का था। ये 2060 तक बढ़कर 480 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। तो अनहेल्दी डाइट्स की वजह से लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तीसरी ज़रूरत यह है कि भैया इस ऐसे फूड के ऊपर टैक्स लगाने की तीसरी ज़रूरत है कि इंडिया में इनका कंजम्पशन बढ़ रहा है। इंडिया जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शुगर कंज्यूमर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीनी का कंजम्पशन किया जा रहा है, खाया जा रहा है स्नैक्स के फॉर्म में, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर आप देख पाएंगे। और सॉफ्ट ड्रिंक की जो सेल है दोस्तों वो पिछले कुछ समय पर 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। 30 बिलियन डॉलर्स की से भी ज़्यादा की सेल भारत में देखने को मिलेगी। तो ये जो डेटाज हैं ऑब्वियस सी बात है ये चिंताजनक है कि भाई इस प्रकार का जो फूड है ये हमारे लिए बहुत घातक है और इन्हीं का ही आज के समय पर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए दोस्तों हमारे पास में कई सारे प्रकार के इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं ताकि ऐसे फूड्स के ऊपर जो टैक्स है ये बेसिकली लगाया जाए और ऐसे मामले को टैकल किया जाए। दुनिया भर में कई सारी कंट्रीज़ ये कदम उठा रही हैं। जैसे बताया जा रहा है कि 60 से ज़्यादा देश दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा टैक्स लगाया है ड्रिंक्स के ऊपर में, जो कोल्ड ड्रिंक है जिनमें चीनी ही भरी हुई है। 16 देश ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे और सॉल्ट और शुगरी वाले प्रोडक्ट जो हैं जिनके ऊपर टैक्स लगा रखा है। और उन देश में नाम है डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूके एंड यूएस। यहाँ पर कई सारे ऐसे फूड हैं दोस्तों जिसमें फैट, शुगर, सॉल्ट ज़्यादा है लेकिन उनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं। कोलंबिया ने तो हाल ही में यहाँ पर एक पूरा जो लॉ है, पूरा जो कानून है वही इंट्रोड्यूस कर दिया, जहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स होंगे उन सब के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे ताकि वो प्रोडक्ट्स को महंगा कर दिया जाए, लोगों के कंजम्पशन में ना है। अब भारत क्या कर रहा है इसको लेकर, इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव ज़रा ये जानिए। इंडिया में कुछ ज़्यादा किया नहीं गया दोस्तों। हाँ, केरला ने कुछ किया था। केरला के अंदर फैट टैक्स लाया गया, वो भी साल 2016 में। वो इस प्रकार का फैट टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। बाद में वही जो केरला का फैट टैक्स था उसको भारत के जीएसटी के अंदर में मर्ज कर दिया गया 2017 में। फिर जीएसटी और न्यूट्रिशनल जब कंटेंट की बात होती है तो भारत के अंदर जो करंट समय का जीएसटी सिस्टम है ये टैक्सेस हमारे अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स को कवर करते हैं। जैसे इसमें सॉल्टी स्नैक हो गया, सॉल्टी स्नैक के साथ साथ यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई जिसमें शुगर वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे को यहाँ पर टैक्स लगाया जा रहा है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दूसरे कंट्री से सीखना होगा और ऐसे फूड्स के लिए एक सेपरेट लॉ की हमें ज़रूरत है जहाँ पे हम बड़े लेवल पर टैक्सेस को लगाकर इन कंपनीज़ को थोड़ा झटका दें, जिसकी वजह से ये जो कंपनीज़ हैं वो ऐसे अनहेल्दी प्रोडक्ट की जगह एक हेल्दी प्रोडक्ट हमारे सामने या मार्केट में लॉन्च करें। समझ गए? अब इसको लेकर हमें करने की क्या ज़रूरत है। आर्टिकल में 3 अलग अलग जो रिकमेंडेशन है वो दिए गए हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो हमारा इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन है, इनका रिकमेंडेशन है कि जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी बॉडी है FSSAI, इसको डिफाइन करना होगा कि भैया कि आप कितना यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शुगर कंटेंट है ये सारी चीज़ें हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो इसको डिफाइन करना होगा, समझाना होगा कंपनीज को कि इससे ज़्यादा लेवल पे आपको यूज़ नहीं करना है। प्लस न्यूट्रिएंट बेस्ड जो टैक्स मॉडल है उसको यहाँ पर रिकमेंड किया गया है इन बॉडीज़ के थ्रू कि भाई जो न्यूट्रिशन है, कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन होगा उस पर टैक्स कम लगाना, वो सामान सबसे सस्ता होना चाहिए ताकि लोगों की न्यूट्रिशन पे काम किया जाए। जिसमें न्यूट्रिशन सबसे घटिया होगा, केवल यहाँ पर सॉल्ट शुगर भरा होगा, उस पर टैक्सेस आप ज़्यादा लगाओ ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का टैक्सेशन का मेन पर्पज़ खाली यही होना चाहिए जिससे हम पब्लिक की हेल्थ थोड़ा इंप्रूव कर सकें। हमारा इनकम कमाने का कोई मेन मकसद नहीं है। हम केवल इंडस्ट्रीज़ को इस पर जोर दे रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा हेल्दियर प्रोडक्ट्स बनाएं, है ना। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा चीज़ों को एंकरेज करना पड़ेगा। ये जो टैक्सेस हैं इस तरीके से काम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सारे रिकमेंडेशन कुछ हमारी बॉडीज़ ने शेयर किए हुए हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। आगे आते हैं ना दोस्तों। अगला जो हमारा आर्टिकल है न्यूज़पेपर के अंदर, ये पेज नंबर 8 पर प्रेजेंट है। ये आर्टिकल बेसिकली हमारा एक एडिटोरियल है, ठीक है। तो एडिटोरियल में हमारे राइटर साहब हैं विनय पांडा साहब, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ये बेसिकली प्रोफेसर हैं JNU के अंदर में। अब राइटर के नाम वगैरह ध्यान नहीं रखने होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात करते हैं ANRF के बारे में या NRF के बारे में, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। रिसेंटली ये टॉपिक चर्चाओं में था, याद होगा। तो यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि भारत में जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है NRF है, ये किस लेवल पर काम कर रहा है और इस इंडस्ट्री में क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे इन चीज़ों में सुधार किया जा सकता है,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है वो राइटर एक्सप्लेन करते हैं। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, मैं कहूँगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट ईयर इसको लेकर एक बिल भी लेकर आया गया था, जिसमें बताया भी जा रहा है 2023 में जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों ही जगह से यह अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को पास किया गया, जो कि एक बढ़िया शुरुआत है, जहाँ पे मेन फोकस हमारे देश में अब रिसर्च के ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पर भी कई सारी खामियां हैं जिसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। ये यहाँ पर विनय पांडा साहब ने एक्सप्लेन किया है। आइए एक एक करके पॉइंट वाइज चीज़ों को समझेंगे। और दूसरी बात, यहीं पर मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, देखना आपने कितनी चीज़ों को सीखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पता है हर एक आर्टिकल को बिल्कुल बेस से जो आपकी एडवांस लेवल है वहाँ तक कवर कर रहा हूँ, है ना। हर आर्टिकल में A to Z इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश है। अब जैसे यहाँ पे बात हो रही है पहले नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में, ये जान लीजिए है क्या और ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया। लास्ट ईयर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को अप्रूवल मिलता है। ये नाम से पता चल रहा है एक ऐसी बॉडी बनाने की बात की जा रही है जो कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक स्पेशल फोकस करेगी। भाई देखिए, किसी भी चीज़ के लिए, देश की ग्रोथ के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़रूरी है। किसी भी इंडस्ट्री में पहले रिसर्च होगी, है ना, फिर उसी चीज़ के ऊपर में आपका जो आइडिया है उस पर आप फोकस करोगे और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करोगे रियलिटी में। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे देश में उसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो फंड्स खर्चे जा रहे हैं वो बहुत कम खर्चे जा रहे हैं या ना के बराबर खर्चे जा रहे हैं। तो उसको इंप्रूव करने के लिए ये NRF नाम का जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये लेकर आया गया। इस बिल के माध्यम से ये बॉडी बनकर आई। ये बॉडी यहाँ पर प्रॉपर तरीके की, यहाँ पर कह सकते हैं एक ऐसी बॉडी है जो कि जिसने क्या किया, हमारी पुरानी वाली बॉडी को रिप्लेस किया। कहने का मतलब है इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से पहले भी हमारे पास में एक बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम है साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सर्ब नाम की बॉडी को हटा के दोस्तों NRF लेकर आया गया और इस सर्ब को NRF में ही मिला दिया गया। ठीक है, अब NRF का मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करना हमारे देश में। इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है रिसर्च डेवलपमेंट को प्रमोट करना, उसी चैलेंज को यहाँ पर टैकल करना, नई नई पॉलिसीज़ यहाँ पर एंटर करना। अब ये जो NRF है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके अपने आप में इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे ये जो पर्टिकुलर बॉडी है दोस्तों, यहाँ पे इसको कौन लीड करेगा? हमारे प्रधानमंत्री। साथ ही साथ में इसमें 10 और मेजर डायरेक्टरेट्स होंगे जो फोकस करेंगे साइंस वाले इस फील्ड पर। ध्यान रखिए, इस NRF के अंदर में कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए गए। साइंस में इनोवेशंस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब फील्ड्स को कवर किया गया है। ये जो आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है दोस्तों, ये एक 18 मेंबर का बोर्ड होगा जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी प्रेजेंट होंगे, सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज और इंडस्ट्री के लीडर्स भी प्रेजेंट होंगे, जिन सभी का मेन पर्पस भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। ये जो NRF है इसको रजिस्टर किया जाएगा एज अ सोसाइटी। इसका अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर भी होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो NRF बॉडी आई है इससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या हम चाहते हैं, क्यों बना रहे हैं इस बॉडी को? हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि दोस्तों ये जो बॉडी आएगी ये हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसको 0.7% से बढ़ाकर 2% तक पहुंचाएगी 2030 तक। कहने का मतलब है आज हमारे देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्चा जाता है वो हमारी भारत की जो GDP है, टोटल इकॉनमी है, उसका केवल 0.7% खर्चा जाता है। हमारा मेन टारगेट है कि हम इस 0.7% से ये जो खर्चा है इसको बढ़ाकर अपने GDP का कम से कम 2% खर्चें 2030 तक। ये हमारा मेन पर्पस है और धीरे धीरे इस परसेंटेजेस को इंक्रीज करते चलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहीं पर अगर दुनिया भर के दूसरे देशों के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो वो सभी कंट्रीज़ भरपूर मात्रा में पैसा खर्च करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को क्रिएट करना, ये हमारा मेन एक्सपेक्टेशन है NRF से। क्लियर हो गया? अब सवाल ये भी आता है कि चलो एक्सपेक्टेशन पता चल गया, हमने नई बॉडी बनाने की बात की, लेकिन इस नई बॉडी की, इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की हमें ज़रूरत क्यों है? पहली ज़रूरत दोस्तों इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हमारे देश में रिसर्च इन्वेस्टमेंट लगातार कम होता चले जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश की जो टोटल GDP है उसका 0.7% ही केवल हम अपने R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं। जबकि दूसरे कंट्रीज़ को देखा जाए
तो यूएस अपने जीडीपी का 2.8% खर्च कर रहा है, चाइना 2.1%, इजराइल 4.3% एंड साउथ अफ्रीका 4.2% के आसपास पैसा खर्च कर रहा है अपने R&D के ऊपर में। तो इसलिए हमें ज़रूरत है ताकि हम इन कंट्रीज़ के साथ में खड़े हो सकें। दूसरी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रिसर्च आउटपुट है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा लो है। इंडिया पेटेंट्स के मामले में काफ़ी पीछे है और चाइना सबसे आगे है। कहने का मतलब है दोस्तों, आपके देश में नए नए इनोवेशंस अगर होंगे, ठीक है, मान लीजिए नया आविष्कार हुआ, तो नया जब आविष्कार होगा तो एक इंसान जिसने वो आविष्कार किया है वो उसको प्रोटेक्ट भी करेगा और प्रोटेक्शन देने के लिए उस चीज़ के ऊपर पेटेंट वगैरह लिए जाते हैं। जैसे मान लो आपने कोई किताब लिखी है, उस पर आप कॉपीराइट ले लेंगे कि कोई व्यक्ति उसको कॉपी करके ये ना कह दे कि ये मेरा, कह सकते हैं कि प्रोडक्शन है या मैंने उसको बनाया है या मैंने उसको लिखा है, सारा क्रेडिट खुद ना ले ले। इसलिए वो इंसान उस पर कॉपीराइट ले लेगा कि भैया अगर आपने कुछ लिखना है, इससे कॉपी भी करना है तो आप पहले मेरी इजाज़त लेंगे, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने उसको बनाया है। ठीक है, तो इनोवेशंस जब भी होंगे, नए नए आविष्कार होंगे तो उस पर पेटेंट लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, वाइपो की रिपोर्ट आई है जिसमें मेंशन किया गया कि चाइना में 1.53 मिलियन पेटेंट्स एप्लीकेशन फाइल हुए हैं। आप ये देखिए, यूएस में 6 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन फाइल हुए, जबकि इंडिया में केवल 45,000 एप्लीकेशन फाइल करे गए पेटेंट्स के। इसका मतलब हमारे यहाँ पर नए इनोवेशंस नहीं हो रहे, आविष्कार नहीं हो रहे। सिंपल सी बात है भैया, आविष्कार होंगे तभी तो पेटेंट लिए जाएंगे, नए इनोवेशन नहीं होंगे तो पेटेंट लिए कैसे जाएंगे? तो बहुत कम हो रहे हैं। तो इस वजह से भी एनआरएफ की ज़रूरत है ताकि ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को जब लाया जाएगा तो वो ज़्यादा फंडिंग लगाएंगे, जिससे नए इनोवेशंस होंगे, नए पेटेंट्स भी एप्लीकेशन फाइल होंगे। समझ गए? हमारे देश में जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये बहुत कम है क्योंकि रिसर्च के ऊपर फंडिंग कम है। कोई इस सेक्टर में आपको ज़्यादातर लोग देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो इससे संबंधित जो कह सकते हैं कि आज के समय पर सुविधाएं हैं या जितने भी अवसर हैं वो बहुत कम है या ना के बराबर हैं। तो इसलिए भी एनआरएफ की ज़रूरत है ताकि एक अलग से हम फील्ड क्रिएट कर सकें, लोगों का इंटरेस्ट रहे कि हम भैया रिसर्च में भी जाएंगे। फिर है फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिसर्च। इंडिया की जो रिसर्च है वो ज़्यादातर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वही कंडक्ट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं दोस्तों, वो सब रिसर्च कर रही हैं अलग अलग टॉपिक पर। कई बार सेम टॉपिक पर भी कर लिया जाता है तो टॉपिक का डुप्लीकेशन हो जाएगा। भैया एक ही मैटर पर कई सारे इंस्टीट्यूशन ने मिलकर सेम टॉपिक पर रिसर्च की हुई है, क्या फ़ायदा उसका? इससे अच्छा 10 टॉपिक पे अलग अलग लोग रिसर्च करते तो ज़्यादा बेटर रहता, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल रहती, है ना। तो ये बताया गया। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों इंडिया में ये है कि हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट सबसे कम है, सबसे लोवेस्ट लेवल पर है। जबकि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर में प्राइवेट सेक्टर का जो R&D में इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। बताया गया है कि 56% जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है दोस्तों वो सीधा सरकार से आ रहा है, गवर्नमेंट की साइड से आ रहा है, और 35% R&D का खर्चा हमारे सीधे प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। जबकि कुछ और एडवांस कंट्रीज़ को हम देखते हैं तो एडवांस कंट्रीज़ में जैसे इजराइल की बात करेंगे तो वहाँ पर 88% जो खर्चा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो सीधा प्राइवेट इंडस्ट्री से आ रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भारत में कम है, उसको हमें बढ़ाना है, उसके लिए भी एनआरएफ काम करेगा। फिर इंडिया के अंदर एक और प्रॉब्लम है, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के वो बिल्कुल भी हम फोकस में लेकर नहीं चल रहे हैं। ज़्यादातर जो रिसर्च फंडिंग है वो साइंस के बेसिस पर या इंजीनियरिंग के लिए ही हो रही है, तो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं। तो उसके लिए भी एनआरएफ की ज़रूरत है। अब एनआरएफ हर एक चीज़ को बैलेंस करके काम करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एनआरएफ चलो हम बना रहे हैं, नई बॉडी आ रही है, फाउंडेशन आ रहा है, लेकिन ये बॉडी किस तरीके से यहाँ पे हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगी, कैसे यहाँ पर ये काम कर पाएगी? तो दोस्तों काम करने के लिए पहला बोला जा रहा है कि ये बॉडी हमको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी। जो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है इसको यहाँ पर एक पर्टिकुलर यूनिफाइंग प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो आपस में कोलैबोरेट करके रिसर्च करेंगे, जिससे हर अलग अलग टॉपिक पर रिसर्च की जा सके, कोई डुप्लीकेशन ना हो, ऐसा ना हो एक ही टॉपिक पर सब रिसर्च कर रहे हैं तो उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। प्लस यहाँ पे हम हर एक सेक्टर को इन्वॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, चाइल्ड न्यूट्रिशन, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ होंगे जिसके ऊपर रिसर्च के ऊपर एक स्पेशल फोकस होने वाला है। तो जैसे पहले केवल एक ही टॉपिक पर फोकस हो रहा था, ऐसा नहीं होगा, चीज़ों को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर दोस्तों एनआरएफ अच्छी तरीके से काम करेगा। इतना ही नहीं, ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन दोस्तों हमें सपोर्ट करेगा। बोला जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं,
है ना, इन्वेस्टिगेटर से रिलेटेड यहाँ पे जो रिसर्च होती है उसको भी यहाँ पर प्रायोरिटी के ऊपर हम लोग रखने वाले हैं। एक बढ़िया माइंडसेट क्रिएट करेगा कि लोग यहाँ पर इस रिसर्च के अंदर अपना करियर डिसाइड करें। अभी के समय पर कोई नहीं सोचता, बट यहाँ पे दोस्तों जो यंग रिसर्चर्स हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा, जिनको अलग अलग प्रकार की नॉलेज होगी, वो भी आए यहाँ पे कोलैबोरेट करें। इससे क्या होगा, एक नई अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगी। फिर यहाँ पर बताया गया एक और कदम जो एनआरएफ उठाएगा वो है फॉस्टर कोलैबोरेशंस। जो कोलैबोरेशन है अलग अलग संस्थाओं के बीच में, उसको यहाँ पर ये बना के रखेगा। कैसे, ये समझिए। जो एनआरएफ है यहाँ पे हमारे प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, और इस राज्य के स्तर पे जितने भी संस्थाएं हैं वो देखने को मिलेंगी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। ये सब रिसर्च के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इन सबको एक ही छत के नीचे लेकर आ जाया जाएगा, एक ही साथ कोलैबोरेशन करवा दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर क्या होगा, सब मिलकर वर्क करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जिसका फ़ायदा हमें सबसे बड़े लेवल पर मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़रूरी हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश में स्पेशली साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। तो उनको साथ मिलाने का फोकस भी एनआरएफ का है। फिर दोस्तों यहाँ पर यह तो बात हो गई कि एनआरएफ किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है, लेकिन यहीं पर बताया गया है राइटर के थ्रू कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, जो करंट समय पर हमारा ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फेस कर रहा है। और उन चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ मेंटरशिप एंड कैरियर डेवलपमेंट सपोर्ट। हमारे यहाँ पर कोई भी प्रॉपर फॉर्मल या इनफॉर्मल मेंटरशिप नहीं है, या इस तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिलता इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, है ना। तो मेंटरशिप की कमी है, ये है पहली चीज़। तो यही कहीं ना कहीं हमारे जो रिसर्च सेक्टर है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, रिसर्च मैनेजमेंट को प्रॉपर सपोर्ट ना मिलना, एकेडमिक लीडरशिप, लैब मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, रिसर्च मिसकंडक्ट, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। दोस्तों इन सबको कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। अब जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो रिसर्च की क्वालिटी बेकार हो जाएगी, है ना। डेटाज जो है उसमें कई सारा लीकेज देखने को मिलेगा। तो ये कई सारे चैलेंजेस एनआरएफ के साथ में आज के समय पर देखने को मिलेंगे। फिर सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर है वेमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारे साइंस सेक्टर में। इंडिया में फीमेल का जो एनरोलमेंट है दोस्तों, वो थोड़ा सा तो बड़ा है पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में। जैसे 2014-15 में 45% का रोल था यहाँ पर महिलाओं का। अब की बार यहाँ पे 2020-21 में ये रोल बढ़कर 49% हो गया है, जहाँ पर महिलाओं को साइंस डिपार्टमेंट के अंदर में फैकल्टी की पोजीशन भी मिली है। लेकिन दोस्तों साइंस डिपार्टमेंट में अभी भी फीमेल की जो फैकल्टी पोजीशन है वो बहुत कम है ना। तो वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है स्पेशली साइंस सेक्टर के अंदर में वो बहुत कम है, या अंडर रिप्रेजेंटेशन है। तो उसको भी यहाँ पर टैकल करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है आज के समय पर। फिर प्रॉपर तरीके से फंड डिस्ट्रीब्यूशन करना। एनआरएफ जो ये बॉडी हम बना रहे हैं, इसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होने वाली है कि जो फंड्स आएंगे उन फंड्स को ब्रेक करना, और हर एक इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से फंड प्रोवाइड करवाना है वो डिसाइड करना। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। अब एट द लास्ट राइटर यहाँ पे कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करवाते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? पहली चीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग को बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि कम है। तो एनआरएफ का मेन पर्पज़ ये होगा कि ऐसा ना हो कि पहले भी फंडिंग कम थी, बस हमने ये बॉडी बना दी और ये बॉडी भी फंडिंग नहीं कर रही है। तो एनआरएफ का मेन पर्पज़ यही होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड इनोवेशंस के ऊपर में, उसको इम्प्रूव करना है, इंक्रीज़ करना है। फिर दूसरा यहाँ पर वे फॉरवर्ड है एंश्योरिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। एनआरएफ जो है इसका मेन पर्पज़ होना चाहिए इंडिया में जो रिसर्च क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करना, है ना। तभी यहाँ पे हमारी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये यहाँ पर कुछ आपके वे फॉरवर्ड्स हो गए, सोल्यूशंस हो गए। नाउ अब आता है हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। हाँ, इसी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कर ली दोस्तों हमने। लास्ट ईयर यहाँ पर ये एक्ट लेकर आया गया था 2023 का, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट ऑफ 2023, है ना। ये बॉडी यहाँ पर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की मांग करती है। ये जो बॉडी है इसने साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड को रिप्लेस करा था। तो ये जो बोर्ड है ये 2008 में जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना, उस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। फिलहाल बाद में इस बोर्ड को रिप्लेस कर दिया गया, उसके बजाय एनआरएफ आया।
तो एनआरएफ का मेन काम क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है वही यहाँ पर एनआरएफ का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, यानी कि वही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इसको मेंटेन करने का काम करेगा। नाउ अब आज का क्वेश्चन है जो 250 शब्दों में आपने आंसर लिखना है। क्वेश्चन यह है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन will promote multi-institutional and interdisciplinary research and funding to address prioritize areas of India's development। कमेंट कहने का मतलब है कि जो ये एनआरएफ होने वाला है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये क्या करेगा, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशनल्स को प्रमोट करेगा, अलग अलग प्रकार की रिसर्चेस को प्रमोट करेगा, साथ ही साथ में भारत के विकास के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे फंडिंग होनी है उस एरिया को यहाँ पे प्रायोरिटाइज पे रखेगा। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं 250 शब्दों में आपने व्यक्त करने हैं। फिलहाल के लिए मैं एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भारत के विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए बहुसंस्थागत और उसके साथ साथ अंतर विषयक अनुसंधान और वित्त पोषण को बढ़ावा देगा। टिप्पणी कीजिए 250 शब्दों में। अब आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना, स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा और वहाँ पर जाकर दोस्तों यहाँ पे मतलब फुल फॉर्म लिखना, मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप इस आंसर को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारे पेज नंबर 9 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से आप इसको लिंक कर पाएंगे। बेसिकली ये भी एक एडिटोरियल है। अब एडिटोरियल में डेटा पॉइंट भी आता आपको पता होगा दोस्तों। तो आज का डेटा पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है लोकसभा के अंदर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी लोकसभा के अंदर में वो पिछले कुछ सालों में तो बढ़ा था, लेकिन वो 17वें लोकसभा तक बढ़ता हुआ नजर आया। इस बार जो हमारा 18वां लोकसभा शुरू हो चुका है, इस बार दोस्तों यहाँ पर वेमेन का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया कुछ परसेंटेज से। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आइए उसको मैं विस्तार से समझाता हूँ और ये समझेंगे, इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट में या पॉलिटिक्स में होना क्यों ज़रूरी है, प्लस ये भी समझेंगे इसमें चैलेंजेस क्या हैं। चलिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बोला कि अब की बार केवल 74 विमेन इलेक्ट होकर आई हैं 18th लोकसभा के अंदर, जो 18वां लोकसभा यानी करंट वाला लोकसभा की बात कर रहे हैं हम। तो 74 महिलाओं का इलेक्शन हुआ इस बार, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में कम हो गया। सॉरी, पिछले साल नहीं, पिछले वाले लोकसभा के कंपैरिजन में। 5 साल तक लोकसभा का सेशन चलता है, 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, पता होगा। तो जो हमारा 17वां लोकसभा था दोस्तों, उसमें महिलाओं का 14.4% के आसपास का रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि 78 विमेन पिछली बार चुनकर आई थी। लेकिन अब की बार 18वें लोकसभा में ये परसेंटेज बढ़ने की बजाय कम हो गया। 78 विमेन से केवल 74 विमेन आपको देखने को मिलेंगी इस बार लोकसभा वाले सेशन में। तो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारे लेजिस्लेचर के अंदर में कहां पर है, जरा ये डिस्कस करते हैं। तो बताया गया दोस्तों 18th लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर में 797 वेमेन कंटेस्टेंट जो है इन्होंने इलेक्शन लड़ा था देश भर से, क्योंकि देश भर से लोग चुनकर आए हैं, लोकसभा के मेंबर्स बने हैं। तो 797 वेमेन थी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिसमें से केवल 9.7% ही महिलाएं जीत कर आई और लोकसभा में केवल 74 महिलाएं दोस्तों बैठी हैं करंट समय पर। जबकि जो हमारा 17वां लोकसभा का सेशन था उसमें 726 वेमेन ने इलेक्शन लड़ा, 10.74% जीत कर आई और 78 वेमेन दोस्तों यहाँ पर 78 वेमेन लोकसभा में बैठी थी लास्ट ईयर। तो वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के अंदर में वो पिछले कुछ समय पर तेजी से इंक्रीज हुआ है और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया था 17th वाले 17वें सेशन में, वो भी 14.4% के आसपास का। तो प्रेजेंट समय पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, ये तो बात हो गई लोकसभा की। फिर बात आती है राज्यसभा की। तो राज्यसभा में भी दोस्तों 14% के आसपास का वेमेन का मेंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नज़र आता है। तो वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर वो 14% के आसपास का है। ना अब बात करते हैं कि वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है इस लोकसभा में होना या हमारे पार्लियामेंट के अंदर में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना क्यों ज़रूरी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि दोस्तों जो वेमेन लेजिस्लेचर्स हैं, जो वेमेन चुनकर आएंगी, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। जिस एरिया से वो चुनकर आ रही हैं वहाँ पे वेमेन का ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नज़र आया है एज़ कम्पेयर टू द मेल कैंडिडेट। ये यहाँ पर कुछ पुराने स्टैटिस्टिक्स हमारे बताते हैं।
प्लस वेमेन जो है, वेमेन वाले जो केसेस हैं वहाँ पे कह सकते हैं कि वेमेन बहुत कम क्रिमिनल या करप्ट नज़र आती हैं वैसे कई सारे केसेस, लेकिन बहुत कम हैं। जबकि यहाँ पर मेल की जब बात करें तो मेल में कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज़्यादा करप्ट हैं, ज़्यादा यहाँ पर क्रिमिनल केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से जब यहाँ पर वेमेन मेंबर्स की बात आती है तो इसमें लेस क्रिमिनल मेंबर्स हैं, लेस करप्ट मेंबर्स हैं, तो इससे यहाँ पर दोस्तों एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है हमारे इस पॉलिटिकल सिनेरियोज़ की। लेकिन यहीं पर बात यह भी है कि हमारा जो वेमेन लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन है इसमें कई सारे प्रकार के चैलेंजेस यानी समस्याएं भी हमको नज़र आती हैं। अब वो चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख पाएंगे स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज। इलेक्शन जो कैंपेन होते हैं ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। आपको पता है इलेक्शन में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ना। कई सारी स्पीचेस दी जाती हैं, हेट स्पीच भी हो जाती है, एब्यूजिव थ्रेट्स होते हैं, मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर अपनी पावर दिखाई जाती है इलेक्शंस के अंदर में। जिसके पास ज़्यादा पावर वही यहाँ पर विजेता बनकर आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि भाई इलेक्शंस में एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज उनको फेस करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है कि भैया ये हमें इंप्रूव करना चाहिए। अब वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स के अंदर में, इसको इंप्रूव करने के लिए वैसे कई सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे पहला कदम पिछले साल का ही है, वेमेन रिप्रेजेंटेशन बिल लेकर आया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, 106 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये जो अधिनियम है दोस्तों, ये जो वेमेन रिप्रेजेंटेशन बिल है, यहाँ पर महिलाओं को लोकसभा के अंदर में 1/3 का रिजर्वेशन देने की बात की, यानी 1/3 जो सीट्स होंगी लोकसभा में। अब 543 सीट हैं, 543 में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी, ऐसा इस बिल ने मांग की है। तो ये तो बात हो गई लोकसभा की। साथ ही साथ में जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, विधानसभाओं की बात हो रही है, विधान परिषद की बात हो रही है, तो मतलब विधानसभा की जब हम लोग बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर रहे हैं, तो स्पेशली यहाँ पर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली भी इंक्लूडेड है। तो इसमें इन असेंबलीज में भी रिजर्वेशन देने की बात की गई है इस बिल के अंदर। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लास्ट ईयर लेकर आया गया था, इसका मेन पर्पज़ है हमारा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करना पॉलिटिक्स में बाय गिविंग देम रिजर्वेशन। क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर आप देख पाएंगे 73rd एंड 74th 73वां और 74वां संविधान के अंदर संशोधन किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करे गए और इन अमेंडमेंट्स के माध्यम से अगेन जो हमारी पंचायत होती हैं या म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी महिलाओं को 1/3 का रिजर्वेशन दिया गया। भाई सीट्स कितनी भी हो, 1/3 महिलाओं के लिए वहाँ पर रहेंगी, उस पर महिलाएं ही जो है रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, फिर यहीं पर अगर आप देख पाएंगे दोस्तों कुछ और इनिशिएटिव भी हैं। जैसे भारत ने यहाँ पर अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसको अचीव करने का टारगेट लिया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टारगेट 5.5 है, जो कि महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात करता है डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे भी हमने शपथ ली कि हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जल्द से जल्द अचीव करेंगे। 17 गोल हैं जो दुनिया भर को अचीव करना है, हमें भी अचीव करना है। तो ये भी एक इनिशिएटिव है जहाँ पे मेन पर्पज़ है वेमेन को डिसीजन मेकिंग या पॉलिटिक्स के अंदर में इनका रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करना। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि कदम उठाए जा रहे हैं वेमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में। बस इतनी ही चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं। हर एक चीज़ को बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से, सब आगे पीछे का बैकग्राउंड देख के, प्रेजेंट सिनेरियोज देख के ही कवर किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। न्यूज़पेपर एनालिसिस में वाकई में कुछ चीज़ें मिली होंगी कि हाँ वाकई में ये है अखबार का एनालिसिस। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए इन चारों में से वो कौन से मच्छर की स्पीशी है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जीका वायरस फैलाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एडिस एजिप्टी। तो एडिस एजिप्टी का नाम सुना होगा दोस्तों। एडिस एजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस ये मेन वेक्टर हैं, ये वही मच्छर की प्रजातियां हैं जिनसे जीका वायरस स्प्रेड होता है। ठीक है, अच्छा तो ये जो एनोफिलीस मॉस्किटो हैं इनकी वजह से कौन सी बीमारी फैलती है बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, पहले आपने कई बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।